एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूपीएससी गारंटी। और हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की जो सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट वीडियो ये है। ऑलरेडी मैं 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ये 7वीं वीडियो है और इसमें हम कुछ और स्कीम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं चैनल पे, अलग से गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस स्कीम को देख सकते हैं, सारी वीडियोस को देख सकते हैं, स्कीम्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, स्कीम से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और हर हर पेपर में आते हैं। तो सेपरेट, इसी वजह से मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है और सेपरेट सीरीज में इसमें रन कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए, तो आज की जो हमारी स्कीम है वो है हमारी सब मिशन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। देखो ये क्या है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। एक बात याद रखना, ये एक सब स्कीम है, किसकी? एनएपीसीसी की, ठीक है? एनएपीसीसी एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंदर 8 स्कीम्स आती हैं, उसमें से एक स्कीम ये भी है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो अभी आप मेजरली, और इसको अलग से मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 8 स्कीम्स में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम की पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी, किसी भी पेपर में जो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इस स्कीम को कोट कर सकते हैं। 2014 में ये लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम है, राइट? क्या प्रमोट करेगी? फार्म मैकेनाइजेशन। देखो आपने देखा होगा यूरोप या अमेरिका वगैरह में, वेस्टर्न कंट्री जो डेवलप्ड है, वहां पे आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा फार्म होता है, ठीक है? और उसका एक ही फार्मर है, ठीक है? एक फार्मर का बहुत बड़ा एकर्स में फार्म है, राइट? और वो बहुत ज्यादा क्रॉप ग्रो करता है, कल्टीवेट करता है। तो क्या होता है, बेसिकली उसके पास में टूल्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स ये होते हैं। टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, और जैसे एग्जाम्पल जैसे थ्रेशर्स हो गए, ठीक है? थ्रेशर्स हो गए जिससे फसल को काटा जाता है, थ्रेशर हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, इरिगेशन सिस्टम हो गया। मतलब हर चीज क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो अवेलेबल है, और मैकेनिकल फॉर्म में, मतलब मैकेनाइज, ऐसा नहीं है ह्यूमन लेबर से ही सारा काम होगा, ठीक है? मशीन लेबर उसमें एम्प्लॉय की जा चुकी है। उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से होता क्या है कि बेसिकली देखो, ज्यादा जो लेबर है, लेबर उनके फार्म्स में काम नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा काम होता है मशीन पे। उससे क्या होता है, इसकी इनकम बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है? क्योंकि डिपेंडेंसी जो है लेबर की, उस एग्रीकल्चर जो आउटपुट वहां से निकलेगा, वो डिपेंडेंसी बहुत कम है, इसलिए प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो? तो मैकेनाइजेशन को अगर हम एग्रीकल्चर में लेके आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया में एक प्रॉब्लम है क्या, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम है, क्यों है? क्योंकि भाई 10 लोगों की जरूरत है एक खेत में और कर रहे हैं 50, तो ये 40 का तो कोई काम ही नहीं है ना। लेकिन इनके पास काम नहीं है तो ये करें क्या? तो अल्टीमेटली चीप लेबर मिल जाती है। चीप लेबर क्या करती है, बेसिकली डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में इंडिया में एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये देखी जाती है। तो जब हम एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को भी करेंगे, और इसको अकेले नहीं किया जाएगा, इसके साथ में अदर इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे ताकि ये लोग यहाँ से निकलें 40, और ये दूसरी इंडस्ट्रीज में क्या करें, एम्प्लॉयमेंट लें, ताकि जितना रिक्वायर्ड लेबर है वही चले। और फिर इसमें से भी ज्यादातर क्या, मैकेनाइजेशन के थ्रू हम अपने फार्म्स को क्या करें, प्रोडक्टिव बनाएं और उसका आउटपुट अच्छा हो, ताकि फार्मिंग भी क्या करे, एक इकोनॉमिकली साउंड बिजनेस रहे। ऐसा ना हो कि कोई किसान ही ना बनना चाहे, किसानी भी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, इट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस। तभी लोग क्या करेंगे, इसमें इनोवेशंस करेंगे और अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके की चीजें हैं। इस वजह से ये स्कीम लॉन्च की गई, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ठीक है? क्या प्रमोट कर रही है कि फार्म मैकेनाइजेशन हो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस लेबर डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है? तो लेबर डिपेंडेंस को भी रिड्यूस करना है, जो कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में हमें देखने को मिलती है, और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है। तो ये इस स्कीम के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। फीचर देखते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर मशीनरी। सपोज फार्मर को कोई मशीनरी खरीदनी है, ठीक है? तो बहुत महंगी आती है, वो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है ना जो फार्म्स में लगती हैं। तो फार्मर अपनी तरफ से कुछ क्या करेगा, कुछ पैसा लगाएगा,
कुछ गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट, और इस तरीके से कुछ लोन उसको चीप इंटरेस्ट पे मिलेगा। इस तरीके से करके क्या होता है बेसिकली, वो ये अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि फार्मर्स इंडिया में आपको पता है स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, ज्यादा बड़ी लैंड नहीं है, उनका कभी भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होता, ना उनकी इतनी इनकम है, ना उतनी की उनकी सेविंग होती है, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे। इसी वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट देती है गवर्नमेंट, ठीक है। फोकस ऑन कस्टम हायरिंग सेंटर्स एंड फार्म मशीनरी बैंक्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स मतलब अगर मशीन्स खरीद नहीं पा रहे हैं तो उसको रेंट पे भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या करती है बेसिकली स्कीम, उसको इसमें भी सपोर्ट करने की कोशिश करती है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स के थ्रू, मशीनरी बैंक्स के थ्रू इन रूरल एरियाज। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बेनिफिशियरीज ऑब्वियसली फार्मर्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जितने भी फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एम्प्लॉयड हैं वो सभी क्या है, एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बहुत फेमस स्कीम रही, 2015 में लाए थे। बेसिकली किस किस बारे में, सॉइल की हेल्थ के बारे में बताती है, ठीक है। सॉइल की हेल्थ के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि सॉइल हेल्थ पता होगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स पता होंगे, तो उस सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट्स है, और उसी न्यूट्रिएंट्स के स्पेसिफिक क्या उगाई जाएगी उसमें, क्रॉप, क्रॉप वन, क्रॉप टू, क्रॉप थ्री, ठीक है। अब आपको पता है कि सॉइल में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, और अगर वहां पे आप राइस ग्रो करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत पानी एडिशनल इरिगेशन के थ्रू देना पड़ेगा, और जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। यही बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, कहाँ पर, पंजाब में। पंजाब में बहुत ज्यादा राइस ग्रो किया जाता है, ठीक है, और और उसको बेसिकली इरिगेट करते हैं किससे, ग्राउंड वाटर से, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि एक तो न्यूट्रिएंट्स अगर सॉइल में नहीं है, ठीक है, जैसे मॉइस्चर पता चल गया कि मॉइस्चर नहीं है, तो आप ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को वहां पे ग्रो करो, ठीक है। और मान लो कोई न्यूट्रिएंट जो इस क्रॉप वन को सपोर्ट करता है वो इसमें है नहीं, आप जबरदस्ती इसको क्रॉप को उगा रहे हैं, तो ये कभी उगेगी नहीं, उगेगी, इसकी प्रोडक्टिविटी कभी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको न्यूट्रिएंट्स एग्जैक्टली मालूम पड़ जाते हैं और आपको पता है कि क्रॉप टू एंड क्रॉप थ्री आर वेरी गुड फॉर दिस टाइप ऑफ सॉइल, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को करके और अपना प्रॉफिट निकालोगे, इनको क्रॉप ग्रो करोगे, फार्मर क्रॉप ग्रो करेगा और क्या करेगा, बेचेगा और प्रॉफिट निकालेगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी चीज क्या होगी कि जब न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आपको क्रॉप वन उगानी है जो कि उसमें उग नहीं सकती, ठीक है, उपज नहीं सकती, तो बेसिकली होता क्या है, फिर एडिशनल क्या डालोगे उसमें, फर्टिलाइजर्स डालोगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और जो भी उसमें डालोगे आप, फिर आप उसमें अलग से डालोगे तो उसका एक अलग खर्चा आएगा, ठीक है। और इससे बेसिकली क्या, इकोलॉजिकल बैलेंस भी तो डिस्टर्ब हो रहा है ना। जो एरिया है ही नहीं, जो क्लाइमेटोलॉजिकली एफिशिएंट और फिजिबल है ही नहीं एरिया, वहां पे उस तरीके की क्रॉप क्यों होना। अब राजस्थान में कोई जाके और चावल की खेती करना शुरू कर दे तो वो बेवकूफी होगी ना, वो तो उस चीज को एफिशिएंटली समझाना, उसके लिए भाई सॉइल की एक, इसीलिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया गया है, क्योंकि सॉइल की जो हेल्थ है वो एग्जैक्टली पता चले कि उसके अंदर है क्या क्या, और वो किस क्रॉप के लिए सुटेबल है। तो जब सुटेबल क्रॉप को ग्रो करोगे सुटेबल सॉइल पर, तो हमेशा प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी, इनकम ज्यादा होगी, ठीक है। उसी उसी चीज को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बेसिकली लाई गई थी 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फार्मर्स को अबाउट द हेल्थ एंड द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड्स आर इशूड एवरी 2 years रिकमेंडिंग करेक्टिव मेजर्स, जिसमें इस कार्ड के साथ साथ ये जो हर 2 साल में इशू होता है, इसमें करेक्टिव मेजर्स भी बताए जाते हैं कि आपकी सॉइल में किस चीज की कमी है, क्या चीज यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी डेफिशिएंसीज होंगी उनके लिए करेक्टिव मेजर्स भी सजेस्ट किए जाते हैं। फार्मर्स को हेल्प करता है कि फर्टिलाइजर्स को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज करना है, ठीक है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और सॉइल की हेल्थ को बढ़िया करना है, ठीक है। सारे फार्मर्स एलिजिबल है इसके लिए और वही इसके बेनिफिशियरीज हैं। चलिए, अब बात करते हैं एक स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है, कहाँ की, महाराष्ट्र की राजमाता जिजो मदर चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मिशन। एक चीज समझ में आ गई, मदर चाइल्ड लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, ये स्टेट इस तरीके की स्कीम कोई पर्सनैलिटी जो उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर रही है उस तरीके से लॉन्च की जाती हैं। तो महाराष्ट्र की स्कीम है, लेकिन आपको इस पे ध्यान देना, मदर चाइल्ड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या करेगी बेसिकली, मेटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ के लिए उसको, और मेल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करने के लिए इसको एनहेंस करेगी और इसको कॉम्बैट करेगी, ठीक है। क्या फीचर्स है, फोकसिंग ऑन वही इन्फेंट मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, मेटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, न्यूट्रिशन सपोर्ट और हेल्थ चेकअप्स करना मदर्स के और
चिल्ड्रन के प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स, ये क्या है इसके बेनिफिशियरीज है। एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र, ये क्या है एलिजिबिलिटी है इसकी, ठीक है। क्योंकि मैं अब इसको बहुत जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है, पोषण अभियान में ऑलरेडी पीछे की वीडियोस में करा चुका हूँ और मैंने बहुत डिटेल में ये सारा आपके साथ कवर किया हुआ है, ठीक है। बस उसी का स्टेट स्पेसिफिक वर्जन है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वही सारी चीज़ें हैं, और अगर आप कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हो वीडियोस मेरी तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है उड़ीसा की, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2018 में लाएगी कालिया स्कीम। आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में एक स्कीम बताई थी, क्या नाम है उसका, PM किसान, ठीक है। आपको पता है 6,000 रुपये देते हैं इसमें, 6,000 रुपये पर ईयर, 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2-2 करके कराई थी ना लास्ट वीडियोज़ में। उसी का स्टेट वर्जन समझो, ठीक है, उसी के स्टेट वर्जन, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो कालिया स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है उड़ीसा के स्टेट के हिसाब से। और कभी कभी क्या होता है, किसी स्टेट में बहुत कोई फेमस स्कीम चल रही होती है तो वो अपने आप ही लाइमलाइट में आके आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसको देख लेते क्या है, और ये आपके लिए स्कीम मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोट करना, ठीक है। आपको डाइवर्सिटी देगी, अलग अलग स्टेट्स के बारे में नॉलेज भी इससे आपकी जो होगी, जो पेपर में एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ भाई काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। कालिया स्कीम वो काफ़ी न्यूज़ में रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इसको फार्मर्स को, इंक्लूडिंग स्मॉल मार्जिन एंड लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है। PM किसान से इसको कंपेयर करते चल रहा। सपोर्ट फॉर कल्टिवेटर्स 5,000 पर क्रॉप पर सीजन, यहाँ 6,000 रुपये थे साल के, यहाँ पे 5,000 रुपये पर क्रॉप पर सीजन देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, ये सेंटर ने एक स्कीम लॉन्च की और ये स्टेट की स्कीम अलग से है ही, ठीक है। और ये क्या है, इसी का एक बेटर वर्जन हो गया, ठीक है, क्योंकि स्टेट के पास भी तो अपना पैसा होता है ना, तो वो अगर चाहे तो वो उसको कुछ एनहेंस कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका है सपोर्ट फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स 12,500 पर फैमिली, 12,500 पर फैमिली फॉर लाइवलीहुड्स लाइक गोट रियरिंग, मशरूम कल्टीवेशन। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि इस स्कीम के क्या क्या मेन फीचर्स है। उसके साथ साथ क्या देती है, देखो, लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख रुपये का कवरेज एट नॉमिनल प्रीमियम, इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू 50,000, ठीक है। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स, वल्नरेबल एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फार्मर्स रिजाइडिंग इन ओडिशा एक्सक्लूडिंग लार्ज एंड एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। बस लार्ज फार्मर्स नहीं है इसमें, बाकी स्मॉल एंड मार्जिनल इसके लिए एलिजिबल है। और ये अब देखो, ये आपको PM किसान में ये सारे फीचर्स नहीं थे ना, तो देखो उसका एक अपग्रेडेड वर्जन हो गया ना, ये एक तरीके से बोल सकते हैं ना, इसी स्कीम का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें आप 12,500 तो लाइवलीहुड के लिए फैमिली को दे रहे हो, 5,000 रुपये आप किसको दे रहे हो, पर क्रॉप पर सीजन के हिसाब से आप इंश्योरेंस दे रहे हो, और आप इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे रहे हो। तो एक कंपोजिट स्कीम होगी ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम हो गई। तो इसी का क्या हो गया, एक तरीके से अपग्रेडेड वर्जन समझ लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि एडिटोरियल्स में बहुत ज़्यादा कवर की गई थी ये लास्ट ईयर, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया अपनी वीडियो में, ठीक है। चलिए, ध्रुव स्कीम के बारे में देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, क्या है, नर्चर करना टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, 2019 में लॉन्च की गई थी। टैलेंटेड स्टूडेंट्स को नर्चर करना बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। साइंस, मैथ्स और आर्ट्स तीनों में अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को नर्चर करने के लिए ध्रुव स्कीम लाई गई थी। PM इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, इसका पूरा नाम क्या है, PM इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। इनोवेटिव तरीके से बच्चों को क्या कराना, चीज़ें लर्न कराना। फीचर्स देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ 60 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, 30 फ्रॉम साइंस, 30 फ्रॉम परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर स्पेशलाइज्ड मेंटरिंग। 60 बच्चों को सेलेक्ट करो जो बहुत अच्छे हों, फिर उनकी अलग से मेंटरिंग करो, ठीक है। ट्रेनिंग एट इंस्टीट्यूशंस लाइक इसरो एंड प्रेस्टिजियस, और उन 60 बच्चों को जो आपने सेलेक्ट किए जो मेरिटोरियस हैं उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में लेके जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ताकि वो और बेहतर कर पाएँ, बेहतर चीज़ें सीख पाएँ। डेवलप करो इनोवेशन स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स अमंग द ब्राइट स्टूडेंट्स, और उनमें क्या डेवलप करना है आपको, इनोवेशन स्किल। जब वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे तो वो बिगर प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि भाई इसरो किस चीज़ पे काम कर रहा है, क्या चल रहा है वहाँ पर, IISc में क्या रिसर्च चल रही है। तो जब वो बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके प्रॉब्लम्स को समझेंगे तो उनका उनका जो ब्रेन है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल ब्रेन है क्योंकि चिल्ड्रन है ना, यंगर एज में, तो फर्टाइल ब्रेन है, तो वो प्रॉब्लम किस पे वर्क करना शुरू करेगा, सॉल्यूशन पे। और क्योंकि वो मेरिटोरियस हैं और ब्राइट हैं ऑलरेडी, तो क्या होगा, हमको बेसिकली और ज़्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे अपनी
प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो जितने भी मेरिटोरियस स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए इसी के बेनिफिशियरीज भी हैं, और एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एज हैविंग एक्सेप्शनल टैलेंट, काफ़ी अच्छे जो पढ़ने में जो बच्चे हैं उनके लिए स्कीम लाई गई थी, पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। क्यों स्कीम इंपॉर्टेंट है आपको मैंने बताया, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो वय वंदना योजना देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन कौन है ये, वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दूसरी चीज़ को याद रखना, आज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पास है, यूथ है बहुत ज़्यादा, यूथ है बहुत ज़्यादा, यंगर पॉपुलेशन है, ठीक है। यही कल को जाके क्या बनेगी, एजेड पॉपुलेशन, समझ रहे हो, यही ज़्यादा एजेड बनेगी और यही बहुत बड़ा बर्डन बनने वाली है इंडिया के ऊपर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको याद रखना। बेसिकली 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देखो मिनिस्ट्री याद रखना कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की थ्रू LIC, क्या प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन थ्रू अश्योर्ड पेंशन स्कीम्स। पेंशन प्रोवाइड कर रही है किसको, ये सीनियर सिटीजन्स को। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या है। अश्योर्ड पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1000 से लेके 10,000, 1000 to 10,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड, वो जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसके बेसिस पे 1 to 10,000 की ये स्कीम है जो उनको हर महीने पेंशन मिलेगी। इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ 15 लाख पर सीनियर सिटीजन, ये लिमिट है 15 लाख की, इससे ज़्यादा आप इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते ओवरऑल। द स्कीम प्रोवाइड्स 10 ईयर टेन्योर फॉर रिसीविंग द पेंशन, 10 ईयर का इसका टेन्योर है पेंशन रिसीव करने का। बेनिफिशियर सीनियर सिटीजन अबव 60, ठीक है, वही इसकी एलिजिबिलिटी भी है, राइट। तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो ये फीचर्स को एक बार याद रखना क्योंकि कभी स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं और यूपीएससी ये पूछता ही रहता है, ये समझ लो। अब ये मत समझना स्कीम्स नहीं पूछता, वो हमेशा पूछता है। PYQ उठा के देखोगे आपको हर बार कोई ना कोई स्कीम देखने को मिलेगी ही मिलेगी, राइट। चलिए अब बात कर लेते कपिला कलम प्रोग्राम। कपिला कलम प्रोग्राम, देखो कलम से आपको एक चीज़ समझ में आ गई हो, कलम किसको बोलते हैं, पेन को। किससे रिलेटेड होगा ये, एजुकेशन से समथिंग। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2020 में लॉन्च की गई। स्टूडेंट्स को एनकरेज करना हायर एजुकेशन के लिए टू फाइल पेटेंट्स। देखो इंडिया में बेसिकली क्या होता है, पेटेंट्स की क्वालिटी है ना, पेटेंट्स की क्वालिटी बहुत पुअर है, अभी बताऊंगा, बहुत पुअर। क्यों पुअर, देखो चाहे USA हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री बहुत ज़्यादा पेटेंट्स फाइल करते हैं, बहुत ज़्यादा पेटेंट्स फाइल करते हैं। इंडिया का जो नंबर है क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में पेटेंट्स फाइल होते हैं, लेकिन क्वालिटी में बहुत पुअर है। मतलब फालतू के पेटेंट्स ज़्यादातर होते हैं, वो समझ रहे हो। तो उनको कभी भी बहुत ज़्यादा ग्रांट्स मिल नहीं पाते। अगर आप चाइना से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा पेटेंट्स फाइल होते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रांट्स मिलते हैं। USA का भी यही केस है। क्यों, क्योंकि इंडिया में ना, इंडिया के अंदर ये जो है ना, ये डिपार्टमेंट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये R&D का जो डिपार्टमेंट है ये बहुत ही वीक है और इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, क्या R&D को इम्प्रूव करना है, रिसर्च को इम्प्रूव करना, क्योंकि रिसर्च करोगे तभी तो पेटेंट फाइल करोगे, तभी तो इनोवेटिव सोल्यूशंस निकालोगे। तो अभी हमने स्कीम देखी इनोवेशन के लिए, इसी तरीके की बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं ताकि रिसर्च को बूस्ट किया जाए, ताकि हम टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करें, टेक्निक्स को डेवलप करें, फिनोमेना को डेवलप करें, रिसर्च मेथड्स को डेवलप करें यहीं पर अपने कंट्री में, और पेटेंट्स फाइल करके क्या करें, ग्रांट्स लें, राइट। तो इस वजह से कपिला कलम प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, देखो, ठीक है। अब देखो फीचर देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अवेयरनेस को बढ़ाता है, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई इनोवेटिव सोल्यूशन आएगा, IPR आएगा उसका, ठीक है। सपोर्ट फॉर पेटेंट फाइलिंग, पेटेंट फाइल करने में सपोर्ट करता है, डेवलपमेंट में भी, उसके पेटेंट को डेवलप करने में भी सपोर्ट करता है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, ये किस ये जो स्कीम है ये किस मिशन के अंडर लाई गई है, नेशनल IPAM, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन के अंदर। हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स क्या हैं, इसके बेनिफिशियरीज रहेंगे। ओपन टू स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, सारे स्टूडेंट्स जो भी रिसर्च में जाना चाहते हैं, जो भी पेटेंट्स फाइल करना चाहते हैं, वो इस स्कीम के थ्रू क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है।
तो ये थी हमारी कपिला कलम प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और एडिशनल लेके आया हूँ। यूपीएससी गारंटीड की जो आपका चैनल है, इसी के लिए जो अपकमिंग हमारे बैचेस आ रहे हैं, उसकी मुझे थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल का बैच हमारे पास, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का अपकमिंग बैच है, राइट। जनरल स्टडीज़ ज्योग्राफी के लिए जीएस का बैच है, जनरल स्टडीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैच है, राइट। तो ये तो हमारे 3 क्या हैं, बैचेस हैं, क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस, जिसमें ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, ठीक है। पूरा ये 3.5 मंथ्स का प्रोग्राम है, 3.5 मंथ्स का प्रोग्राम है, और इसमें कंप्लीट सोशियोलॉजी ऑप्शनल कराया जाएगा और बेस्ट से बेस्ट कराया जाएगा। और ये दोनों हमारे जीएस की क्लासेस हैं, साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी की, ये भी यूपीएससी गारंटीड में आपको मिलेंगी। उसके अलावा 2 एडिशनल फैसिलिटीज़ की भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, कहीं से क्लासेस कर रहे हैं और आपको क्लासेस नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपकी कॉपीज़ इवैल्यूएट हो, तो मेंस इवैल्यूएशन का जो जीएस का है उसका भी हमारे पास प्रोग्राम है, और सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो उसका भी क्या है, हमारे पास प्रोग्राम है। आपको बेसिकली इसमें से कोई भी आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप जीएस की कॉपीज़ भी चेक करवा सकते हैं और आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल की कॉपीज़ भी चेक करवा सकते हैं, और आपको प्रॉपर चेक होकर सारी जो आपकी कॉपीज़ होंगी वो मेल कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से आप इनमें से कोई फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ऑप्शनल तैयार करना चाहते हैं, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक जीएस के लिए तैयार करना चाहते हो, तो आप क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दीज बैचेज़ एंड फैसिलिटीज़, आप मेरे को मेल करेंगे। ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पर ईमेल आईडी पर मेल करेंगे और आपको रिस्पांस दे दिया जाएगा। तो अगर आप इसमें से कुछ भी एनरोल करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपना जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, किस तरीके से आपको ये सारी बैचेज़ एंड फैसिलिटीज़ अवेल करनी है, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो रिगार्डिंग दीज बैचेज़ एंड फैसिलिटीज़, प्लीज़ आप मेल करिए इस पर। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गूगल फॉर्म में आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बस यही एक इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।